हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पूजा जाखड़ एग्रो ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, एग्रो ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपके जेट और आईसीआर बीएचयू की कंटिन्यू क्लासें आ रही है। तो आज के इस वीडियो में अपन सोइल केमिस्ट्री का टॉपिक है आपके मैन्योर का, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैन्योर यानी कि खाद क्या होती है। खाद और जो फर्टिलाइज़र है, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। तो अपन डेफिनेशन वगैरह है वो एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछी जाती, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि खाद क्या होती है। जो क्रॉप रेजिडल्स होते हैं और एनिमल का जो वेस्टेज होता है, जैसे डंग हो गया, यूरिन हो गया, उनको मिक्सअप करके जो ऑर्गेनिक मैटर तैयार किया जाता है, उसी को मैन्योर कहा जाता है। हिंदी में अपन इसकी बात करें तो पादप और जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, उनको सड़ा गलाकर यानी अपघटित कर जो कार्बनिक पदार्थ तैयार किया जाता है, उसी को खाद कहा जाता है। खाद है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है कार्बनिक खाद और दूसरी होती है अकार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन सी होती है? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जैसे FYM होता है, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, मुर्गियों का जो वेस्टेज होता है उससे जो खाद तैयार की जाती है, उसको कार्बनिक खाद कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट जो होती है, केंचुए की खाद है, वो भी कार्बनिक खाद के अंदर आती है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पिछली बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अकार्बनिक खाद है या कार्बनिक खाद नहीं है। तो उसमें 3 ऑप्शन थे, एक FIM, दूसरा कंपोस्ट, तीसरा वर्मी कंपोस्ट और लास्ट ऑप्शन था अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट एक कार्बनिक खाद नहीं है, अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक खाद है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। अब देखिए, अकार्बनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट, DAP, ये सारे उर्वरक हैं या इनको अकार्बनिक खाद कहा जाता है। 2 एग्जाम्पल याद रखना, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड। ये दोनों ही क्या हैं? अपवाद हैं, दोनों को ही कार्बनिक खाद कहा जाता है। इनको कार्बनिक खाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड जो होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन है वो NH2 यानी कि एमाइड रूप में होती है, इसलिए उनको कार्बनिक खाद के नाम से भी जाना जाता है या कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन बात करें कि खाद डालने के लाभ। ये भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से खाद डालने के क्या लाभ हो सकते हैं या कौन सा लाभ नहीं है। तो कार्बनिक जो खाद होती है उसको अपन खेत में डालते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कार्बनिक खाद होती है उसमें मेजर न्यूट्रिएंट भी होते हैं और माइनर न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ सभी जो पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति करवाती है। सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक दैट, सबसे ज़्यादा संख्या में पूछे तो बैक्टीरिया, उसके बाद में होते हैं एक्टिनोमाइस्टिस और उसके बाद में होती है फंजाई। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि मिट्टी के अंदर खुशबू है वो किस कारण से आती है, या फिर भीनी भीनी जो सुगंध आती है वो किस कारण आती है, तो वो एक्टिनोमाइस्टिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी वजह से आती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, जिससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो और भी जैसे होते हैं आंट्स वगैरह होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि उसमें सुरंग बनाती हैं, जिससे बरसात के टाइम में जो मृदा की भौतिक गुण होते हैं, यानी कि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है कि ज़मीन के अंदर कितने टाइम तक पानी को रोके रख सकते हैं, उसी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। सॉइल की स्ट्रक्चर एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि सॉइल के अंदर जो सिल्ट होती है, क्ले होती है और जो सैंड सॉइल होती है, उसके अनुपात को ही क्या कहा जाता है? सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके अलावा पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाती है और जो ऑर्गेनिक पदार्थ अब मिलाते हैं अपन, जिससे क्या होता है कि ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं सड़ने से, और वो बाद में जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल का उत्पादन करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है।
इसके अलावा मृदा पोषक तत्वों की हानि को रोकती है और कुछ हद तक जो नेमेटोड्स वगैरह होते हैं, फंजाई होती है, उसको क्या करती है, खाद है जो नियंत्रित करती है। अब अपन बात करें कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, कार्बनिक खाद है, वो कितने प्रकार की होती है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर को पोषक तत्वों की सांद्रता के आधार पर, ध्यान में रखना, पोषक तत्वों की सांद्रता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और दूसरा है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि सांद्रित कार्बनिक खाद और भारी कार्बनिक या फिर स्थूल कार्बनिक खाद इसको कहा जाता है। सबसे पहले अपन बात करें बल्कि और ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि भारी कार्बनिक खाद कौन सी है, तो इसके अंदर आपके जो एग्जाम्पल हैं आपको उनकी कंसंट्रेटेड है वो ध्यान में रखनी है। जैसे FIM के अंदर नाइट्रोजन है वो कितनी होती है, फास्फोरस है वो कितना होता है, पोटास है वो कितना होता है। तो परिभाषा क्या होगी कि भारी कार्बनिक खाद है, इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, इस वजह से इनका जो प्रयोग है खेत के अंदर वो ज़्यादा करना पड़ता है। और वो कितना क्रॉप के लिए कितना होता है, फ्रूट्स क्रॉप के लिए कितना होता है, या फिर वेजिटेबल के लिए कितना होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गोबर की खाद जो FIM होती है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट काम में लेते हैं। तो FIM के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में काम में लिया जाने वाला जो डंग होता है, गोबर, यूरिन और जो लिटर्स होता है यानी कि पशुओं की जो बिछावन होती है उसकी लेयर बनाकर जो खाद तैयार की जाती है वो FIM होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन है वो 0.5% होती है, फास्फोरस 0.25% होती है और पोटास है जो वो भी 0.5% होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा खाद बनाने के लिए बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो भी भाग लेते हैं। ये क्या करते हैं कि डिकम्पोजर होते हैं, खाद को अपघटित करने का काम करते हैं, यानी उसको सड़ाने का काम करते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि FIM बनाने में कितना समय लगता है, तो FIM के अंदर लगभग सही ढंग से तैयार करते हैं, एक ट्रेंच मेथड है FIM तैयार करने की, उसके अकॉर्डिंग 60 से 70 दिन, यानी कि अपन मान सकते हैं कि 3 महीने 60 दिन है वो FIM को तैयार होने में लगते हैं। इसके अलावा तैयार खाद के अंदर जो नमी है वो कितनी होनी चाहिए, तो तैयार खाद में 30 से 40% नमी होनी चाहिए। और जिस टाइम खाद बना रहे हैं उस टाइम जो जीवाणु होते हैं उनकी सक्रियता के लिए नमी है वो 60 से 70% होनी चाहिए। और पर डे अपन क्या करते हैं, इसमें पानी का छिड़काव करते हैं जिससे अच्छी तरह से अपघटित हो जाए। और ढेर के अंदर का तापमान है वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ये जो आंकड़े हैं वो आपको याद रखना है। अब अपन बात करें कि गोबर की खाद जो होती है उसका प्रयोग अपन खेत में कब करें, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अगर आपसे एक्यूरेट पूछे तो 30 दिन पहले, यानी कि 30 दिन सोइंग के 30 दिन पहले ही क्या करते हैं कि खेत के अंदर अपन बिछा देते हैं। और बरसात के टाइम बरसात होती है तो ठीक है, वरना बाद में क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं और उसके बाद में बुआई करते हैं। तो 15 दिन, कम से कम 15 दिन पहले और 30 दिन पहले अपन क्या करते हैं, जो खाद होती है उसको अच्छी तरह से खेत में मिला दिया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि जो नॉर्मल फील्ड होता है, क्रॉप जो नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर कितनी मात्रा इसकी प्रयोग की जाती है, तो 10 से 20 टन, एक टन में 1000 किलो होते हैं, तो 10 से 20 टन FIM है वो प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। और सब्जियों की अपन बात करें तो सब्जियों के अंदर 20 टन से ज़्यादा इसकी मात्रा है वो प्रयोग की जाती है। इसके अलावा जो फलदार पौधे होते हैं उसमें 10 से 20 किलो पर प्लांट डालते हैं, यानी कि जो बड़े फलदार पौधे होते हैं उसमें 10 से 20 किलो पर प्लांट डालते हैं। सब्जियों के लिए 20 टन से ज़्यादा, और जो नॉर्मल फील्ड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए 10 से 20 टन FIM है उसका प्रयोग है जो किया जाता है। नेक्स्ट है अपनी कंपोस्ट। कंपोस्ट भी एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। कंपोस्ट में क्या होता है, इसको बनाने की जो मेथड्स हैं वो थोड़ी अलग है। परिभाषा की अपन बात करें तो कंपोस्ट है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय और अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। ये अवायवीय और वायवीय दोनों ही रूप में अपन बना सकते हैं, यानी कि इसमें जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जिस टाइम गड्ढे बनाए जाते हैं उसके अंदर अपन वायु का आगमन है वो रख सकते हैं, या फिर
अपन क्या करते हैं कि पूरा गड्ढा है वो बंद कर देते हैं, जो अवायवीय फॉर्म में भी अपन इसको बना सकते हैं। तो इसके बनाने की जो मेथड्स हैं उनके नाम और किसने इनको डेवलप किया था, कहाँ डेवलप की गई थी, आपको ये याद रखना है। किस प्रकार से बनाते हैं तो वो आपसे नहीं पूछेगा। और अगर अपन सीधी बात करें तो जो लेयर्स अपन बिछाते हैं, सबसे पहले जो क्रॉप रेजिडुअल्स जो होते हैं, फसल के अवशेष होते हैं, या फिर जो लिटर्स होता है बिछावन पशुओं का, वो अपन बिछाते हैं नीचे। उसके बाद में जो गोबर होता है उसका मिक्सअप करके वो लगाते हैं, और बाद में मिट्टी का ढेर है, उसके बाद में ये जो लेयर्स हैं वो कंटिन्यू लगाते जाते हैं। और ढेर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में क्या करते हैं कि ऊपर से हट लाइक यानी कि झोंपड़ी नुमा जो संरचना होती है, या फिर ढोल के आकार में इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं उसको गोबर से उसकी पुताई है वो कर देते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अच्छी तरह से उसको अपघटित करते हैं, और अच्छी क्वालिटी की जो मैन्योर है वो बनती है। कंपोस्ट को बनाने की अलग अलग विधि हैं, जिसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं एडको विधि। एडको जो विधि है, ये एडको एक इंग्लैंड की कंपनी का नाम है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी है एडको। इसको बनाने के लिए गोबर का प्रयोग नहीं किया जाता। एडको जो पाउडर होता है उसी से खाद बनाई जाती है। सबसे पहले इस विधि का आविष्कार है वो 1921 में इंग्लैंड में दो साइंटिस्ट थे, हर्चिसन व रिचर्ड्स, तो इन्होंने इनको डेवलप किया था। और इस मैन्योर को कंप्लीट होने में 5 से 6 माह या फिर 4 से 6 माह वो लग जाते हैं। दूसरी है एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि, तो ये विधि है जो फाउलर और रेगे दो वैज्ञानिकों ने निकाली थी। नेक्स्ट है इंदौर विधि। इंदौर विधि आचार्य विधि, इसको बेंगलोर विधि भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। एक एडिको है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना। इंदौर विधि की अपन बात करें तो इस विधि का आविष्कार है वो हार्वर्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर में किया था, और जगह के नाम पर ही इस विधि का नामकरण किया गया। इस विधि में क्या होता है कि कंपोस्ट को तैयार करने के लिए 30x14x2 के 33 गड्ढे बनाए जाते हैं। यानी कि ये अपन बात करें तो कॉमर्शियल लेवल पे अगर कंपोस्ट तैयार करनी होती है तो ये सबसे बेस्ट मेथड होती है, तो ये आप इसमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बेंगलोर या फिर आचार्य विधि। इस विधि का विकास है वो CN आचार्य ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस बेंगलोर में किया था। स्थान के आधार पर इसका नाम है वो बेंगलोर विधि रख दिया। इसका प्रयोग है वो शहरी क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। क्यों किया जाता है कि कंपोस्ट जो होती है इसकी 1 से 3 पलटाई करते हैं, तो बेंगलोर या आचार्य विधि में जो लेयर्स होती हैं उनकी पलटाई नहीं की जाती, और भारत में ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कंपोस्ट बनाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो वो है बेंगलोर या फिर आचार्य विधि। नेक्स्ट है अपनी मायादास विधि। यूपी के कृषि विभाग द्वारा इसका विकास किया गया। इस विधि से तैयार होने वाली खाद को 6 से 8 महीने लग जाते हैं। ये थी अपनी ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जिसमें अपन ने FYM और कंपोस्ट है उसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपना जो वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसको बनाने की प्रोसेस क्या क्या होती हैं और किस प्रकार से बनाई जाती हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।